हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका वेलकम है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जैसा कि लास्ट वीडियो हमने फार्मूला लिस्ट के बारे में बात कर लिया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने बात की, तो आज की जो वीडियो इसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जीरो टू एडवांस, जीरो टू हीरो आपको बनाएंगे। तो एग्जाम स्पेशल जैसे यहाँ पे मेंशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात किसके बारे में करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो की पॉइंट हैं हमारे पास, इनके बारे में हमें आज बात करनी है। इलेक्ट्रिक करंट, ओके, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, आफ्टर दैट ohms law, ohms law, after that resistance, okay, and the factor on which resistance of a conductor depend. About it also we will discuss, and numerical also, series and parallel combination of resistance, series and parallel combination. After that we will discuss about resistance discussed. After that we will discuss about the heating effect of current, heating effect of current, heating effect of current. After that, electrical power and energy, electrical power and energy. What is electrical power, what is electrical energy, electrical power and energy. और यहीं से हम बात करेंगे जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इफ इन द एग्जाम these type of question will come, then what you will write about electric current? Basically it is defined as the rate of change of, it is defined as the rate of change of electric charge, electric charge with respect to time, electric charge with respect to time, electric charge with respect to time in a fixed direction, in a specific direction you have to mention. Okay, electric current is represented by letter I and its formula is Q by T, and this Q is sometime written as well plus minus n into E. Because plus minus n, why it is written? Because n is the number of electron and E is the charge of electron. Okay, and it is also written slope of QT graph, slope of QT graph. QT ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मींस डिवाइड होता है, अगर डिवाइड करेंगे चार्ज को टाइम से तो हमारे पास करंट ही आएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके बारे में अगर बताऊं मैं आप लोगों को, ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो सर स्केलर क्यों है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, स्टिल इट डोंट ओबे वेक्टर एडिशन रूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट अगर बात की जाए तो यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, और जिस डिवाइस से इसको मेजर करते हैं वो डिवाइस होता है एमीटर। ओके, ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब इसके डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें, डायरेक्शन क्या होगी सर इसके रिगार्डिंग अगर बात करें, तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के करंट होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, वन करंट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, बाय कन्वेंशन दिस नेम इज गिवन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और जो आपके पास सिंपल हम बात करते हैं वो करंट होता है कन्वेंशनल करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है और जो आपके पास चार्ज की जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है। सपोज इलेक्ट्रॉन आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक जो करंट है आपके पास दैट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। This is the direction of current, and current will move always from high potential to low potential. This one high potential, this one low potential, and electron will move always from low to high. Okay, and this one concept, most important concept from this numerical also comes, पूछा जाता है कि एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, इसी फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई।
अब पूछेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। तो ये जो Q है इसकी वैल्यू आप लोग 1 पुट करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू हमेशा ही आपके पास होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नीट्यूड में लेंगे, न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे वैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव में लिखते हैं और प्रोटॉन की सेम वैल्यू पॉजिटिव में यही सेम लिखी जाती है। ओके जब यहाँ से n फाइंड आउट किया जाएगा तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू आपके पास आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हाँ चार्ज के बारे में बता दूं आपको, चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मेटेरियल ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मींस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। और चार्ज जो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब एग्जाम में अगर स्पेशली वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे लास्ट ईयर उसने क्वेश्चन पूछा था, अगर कहता है कि दो बॉडी हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो नेचर कैसा होगा। तो अट्रैक्ट करती, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। अब ये इतना तो सभी बच्चों को पता था। अब क्वेश्चन में ऑप्शन किस प्रकार से थे, अगर ये पॉजिटिव बॉडी है और ये जो सेकंड बॉडी है कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, अगर ये नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, उस केस में भी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को। तो ध्यान रखना, ए चार्ज बॉडी विल ऑलवेज अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, चार्ज बॉडी ऑलवेज, यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, ए चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स ए न्यूट्रल बॉडी। हाँ एक बात ये थी, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लगाया हुआ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक काम बनता है सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और आप सभी मेरे सबसे बड़े सपोर्टर आप ही हैं, तो इसको जरूर आप शेयर करें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी हैव टू डिस्कस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जाम में पूछा जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपसे पूछता है, तो सब दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोथ हैविंग सेम मीनिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लिख के मैं इतना टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, 4 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है, तो जरूर इस वीडियो को जरूर देखना, सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल वीडियो है। तो मैं कहता हूँ इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट कौन सा होता है, इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। फॉर एग्जांपल बता दूं, अगर बच्चा रो रहा है घर पे, स्कूल नहीं जा रहा, तो उसको साम दाम जैसे उसको पकड़ के वहां पे स्कूल के अंदर तक लेके जाना है, जितना वर्क आपको करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट होता है। यहाँ कोई पॉजिटिव बॉडी होती है जैसे प्लस क्यू है, इसका क्या होता है, सराउंडिंग में इसके फील्ड होता है। यहाँ पे दो अलग टाइप के चार्ज होते हैं, एक सोर्स चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोर्स चार्ज हूँ, आप सभी पढ़ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है जैसा भी है उसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करते हैं, तो आप सभी टेस्ट चार्ज हैं। तो ये सोर्स चार्ज आपके पास, यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, जिसकी वैल्यू +1 है, बहुत ही दूर डिस्टेंस पे है एट इन्फिनिटी। ओके अब इसको लेके आना किसी पॉइंट P के ऊपर, यहां लेके आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल को V से आप रिप्रेजेंट करेंगे और फॉर्मूला था वर्क डन बाय चार्ज। और ये चार्ज कौन सा चार्ज होता है प्यारे बच्चों, ये होता है टेस्ट चार्ज। Which charge is this one? टेस्ट चार्ज। ओके वर्क डन आपके पास यूनिट जूल होगी, और जो V है इसकी यूनिट होती है आपके पास, जो पोटेंशियल होता है इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और पोटेंशियल को 1 वोल्ट कब बोलते हैं, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। जब आपके पास चार्ज 1 कूलम है और वर्क आप 1 जूल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग करने के लिए, तो उस केस में जो आपके पास होगा उसको पोटेंशियल को 1 वोल्ट बोला जाता है। ओके इस बात का ध्यान रखेंगे। पोटेंशियल इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला होगा आपके पास पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल डिफरेंस, जब दो बॉडी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल होते हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट मूव करता है। यहाँ से एक नया कंसेप्ट है ओम्स लॉ के रिगार्डिंग। अब ओम्स लॉ ने यहाँ पे क्या बताया, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओम्स लॉ। ओके अब ओम्स लॉ ने अपने इस टॉपिक के अंदर किस प्रकार से बताया, अब इसके बारे में बात करेंगे। ओके ओम्स लॉ जब था, ओम्स लॉ ने ये बताया कि जो V होता है, V यहाँ पे पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट।
ओके ये कहता है करंट कितना चलेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर नहीं है, जीरो है, तो वहां पे करंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओके पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट मूव करता है, तो इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर अंडर सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या होती है? एक होती है मैकेनिकल स्ट्रेन, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, और एक होता है टेम्परेचर। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे तभी ये बात बनेगी। और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो यहां से एक कांस्टेंट आएगा r। इस R को प्यारे बच्चों बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस रुकावट, रेस्ट्रिक्शन, बाधा जो आती है रास्ते में, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपके पास? ओम में लिखा जाता है रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस रिटन इन ओम। इतना सा आपको क्लियर हुआ इस इक्वेशन के बारे में। V इज इक्वल टू आर इन टू आई। आर है यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली होता है क्या है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावट पैदा करेगा उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं रास्ते में खड़े रहते हैं आप लोगों को रोकने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होती है? ई मोबाइल चार्ज करे होते हैं कंडक्टर के अंदर, जो इसका रुकावट पैदा करते हैं रास्ते में, हर इलेक्ट्रॉन को आने के लिए वहां पे रुकावट पैदा करते हैं, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर वन, लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। नंबर टू, एरिया। एरिया मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंप्लीट एरिया नहीं होता प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जब भी न्यूमेरिकल आप करेंगे, यहां से इसके कंसेप्ट के रिगार्डिंग बता दूं, इस एरिया को पाई इंटू आर स्क्वायर लिखा जाएगा। आर रेडियस होते हैं। अगर डायमीटर की फॉर्म में आप इसको लिखना चाहें तो पाई इंटू डी, यहाँ डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड बाय 4, बिकॉज रेडियस और डायमीटर में रिलेशन होती है। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। नंबर 3, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मींस रो, रेजिस्टिविटी। अब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टेम्परेचर। ओके रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज वेल। अब ये फैक्टर थे, इनको अगर कंबाइन किया जाएगा इक्वेशन को, तो यहां से इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों रो क्या है इसके बारे में अगर बताऊं, तो रो जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये वर्ड यूज करेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और तुम इसके भावना में मत बह जाना। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को बोलता है यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या इसी को क्या बोल सकते हो आप लोग? रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया है इस बोर्ड पे पढ़ाना। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू आपके लेक्चर अपलोड किए जाए। 9, 10, +1, +2 जो भी है, एनडी है, एयरफोर्स है, आगे अपडेट देते रहेंगे। इससे जुड़े रहना आप लोग। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको पता चले। अब ये रजिस्टिविटी जो होती है इसकी यूनिट क्या होगी? अब जब रो के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो एरिया जो यहाँ नीचे है तो उसको ऊपर ले आए और लेंथ को नीचे। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, 1 मीटर नीचे कैंसिल होगा तो ये होगी ओम मीटर। ओके ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। और बाय चांस भी एग्जाम में जैसे पूछ लेते हैं, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, उसको जी से लिखते हैं। इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे प्यारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या इसका डायग्राम के बारे में बात करूं तो मैं रेजिस्टेंस का, तो इस प्रकार से है। मैंने ये क्वेश्चन में भी कंप्लीट आपको करवाया था। इस प्रकार से इसको लिखते हैं, और जो करंट होता है वो इस प्रकार से मूव करता है। वी और आई में ग्राफ है, मींस जैसे जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वैसे वैसे आपके पास क्या होगा? करंट इंक्रीज होता रहेगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा करंट भी उतना ही मैक्सिमम होता रहेगा। इस प्रकार चलता रहेगा। ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना, स्लोप जो होता है, स्लोप, ओके स्लोप अंडर वी आई ग्राफ, दैट विल रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं किस प्रकार से वेरी करता है। वेरिएशन किस प्रकार से, इसका लेंथ को बढ़ाएं तो क्या होगा, एरिया को कम करेंगे तो क्या होगा, कितना इफेक्ट आएगा, इसके न्यूमेरिकल भी आपके पास आएंगे। तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सर रेजिस्टेंस के ऊपर, किस प्रकार से वेरी करता है? देखें शाबाश, इफेक्ट क्या है। अब फर्स्ट अगर बात करें कंडक्टर के केस में, कंडक्टर यू कैन राइट मेटल। इन केस ऑफ कंडक्टर और मेटल,
जैसे ही आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा और रेजिस्टिविटी जो होगी, रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बोथ विल इंक्रीज इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बोथ आई एम राइटिंग सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में क्या होता है, जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस बोथ विल डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज करेंगे, बट लेंथ और एरिया को कम ज्यादा करने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। कोई चीज पहले एल्यूमिनियम की है, कितनी लंबी उसकी वायर खींच, तो वो एल्यूमिनियम की ही रहेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, इन सभी पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल बेसिक अच्छे प्रकार से, किस प्रकार से क्या इंक्रीज होता है। हाँ, यहाँ सेमी कंडक्टर है, सेमी होता है जो कुछ टाइम के लिए आपके पास काम करे कंडक्टर की तरह, और कभी वो इंसुलेटर की तरह। सेमी कंडक्टर की अगर बात करूँ मैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर, तो 0 केल्विन पे अगर बात करें तो ये प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बिहेव एज इंसुलेटर। ओके, इन केस ऑफ रूम टेम्परेचर और आई एम राइटिंग 300 केल्विन, इट विल बिहेव एज कंडक्टर। सेमी इसीलिए बोलते हैं, तो इनके बीच की स्टेट होती है, इसलिए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अब सीरीज पैरेलल तो प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा इसके अंदर सीरीज पैरेलल का क्या रोल होता है, मैं बता देता हूं आपको। सीरीज, दिस वन पैरेलल। अब सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, फर्स्ट थिंग जो है वो आपको ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ सीरीज आई जो होगा वो सेम रहेगा, करंट सेम रहता है सीरीज के अंदर, और पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल, पी से मेरा नाम है पंकज, वो सभी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, पी पोटेंशियल सेम रहेगा। सेकंड केस, जब सीरीज की बात की जाए तो करंट के चलने के लिए एक ही रास्ता होता है, सिंगल वे होता है, वन वे होता है। करंट के जाने के लिए क्या होता है, वन वे। अगर मोर देन वन वे है तो उसको पैरेलल बोला जाएगा, मोर देन वन वे, इफ देयर आर मोर देन वन वे टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 3, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू हमेशा ही मैक्सिमम होती है इन केस ऑफ सीरीज, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा ही मिनिमम होगी, जितना लेस हो सकता है उतना इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे सीरीज और पैरेलल में, किस प्रकार से ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, सीरीज और पैरेलल। अब इनके कुछ मैं न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे आपके पास न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आएंगे इसके रिगार्डिंग, अगर फिर भी हाईएस्ट आएगा भी तो इसी टाइप का आएगा। अभी बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं कुछ एक न्यूमेरिकल यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल से हम शुरुआत करेंगे ताकि सभी बच्चे इसको कर सकें। अब ए से बी आपको फाइंड आउट करना है, ये 5 ओम है, दिस इज ऑल्सो 5 ओम, 5 5। ओके, कॉपी पेन पे आप भी इसका आंसर करें, सभी आप आंसर देंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है उसकी तरफ मूव करूंगा। इस टाइप से अगर आपसे पूछा जाता है तो उस केस में क्या आंसर आएगा, A to B, दिस इज 4 ओम, this is also 4 ohm, this is 6 ohm. ओके, थर्ड हम बात करते हैं, अगर न्यूमेरिकल आपके पास इस टाइप से पूछा जाएगा, यहाँ this one A, this one B, this one C, this one D. ओके, 8 ohm, 2 3 8. Okay, like this. If in the exam this type of numerical will come, then how you will deal? So firstly, first numerical we are discussing how to do. So in this single way for the current, only single way. In case of single way, you know how to add directly. You have to add 5 plus 5 plus 5 plus 5. How many times? 4 times you have to add. Then in this case R equivalent will be 20 ohm. सेकंड केस की बात करते हैं, आर इक्विवेलेंट मींस ए से बी क्या होगा। अब यहाँ तक तो सीरीज है, इससे आगे आते ही करंट की दो पाथ हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगा। अगर सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट जाता है, इक्वली हाफ मतलब डिवाइड हो जाता है दोनों के केसेस में। अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी जब फॉर्मूला कर रहे थे, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो दोनों का प्रोडक्ट होता है, नीचे दोनों का सम। अब 4 6 आपके पास होता है प्यारे बच्चों 24 डिवाइड बाई देयर सम। अब सम क्या होगा यहाँ पे 2.4। अब 2.4 में ये सीरीज है 4 यहाँ पे इसके साथ, तो 2.4 प्लस जो 4 होगा आपके पास ये होगा 6.4 ओम, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 6.4।
अब यहाँ ए से बी आप लोगों को फाइंड आउट करना, तो ए से बी, एक तो आपके पास ये 8 ओम है, यहाँ से जाओगे तो एक तो डायरेक्टली यू कैन गो, सेकंड ये रास्ता आपके पास, मींस अब भी टोटल 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो डायरेक्ट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 8 ओम, एक यहाँ से 2 3 3 3 3 6 प्लस 2 8। अब जब 2 ये हो जाएंगे तो आप इसको इस प्रकार से भी अगर बनाना चाहें तो रीड्रॉ आप इसको कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, 8 ओम, दिस वन ऑल्सो 8 ओम। सो ए से बी जब भी हम फाइंड आउट करेंगे 8 और 8 आपके पास क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल उसका हाफ रिजल्ट आता है 4। 1 by r1 plus 1 by r2, by this method also you can do product of both divide by product of, sum of their values, by this method also you can do। तो इनमें से किसी मेथड को आप अडॉप्ट करें उस मेथड से निकाल सकते हैं। एक इसके अंदर प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, अगर मोस्टली बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा तब भी कोई बात नहीं। एक प्रिंसिपल आता है WSB, विटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाए तो होता है क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। इसके अंदर स्पेशली 5 रेजिस्टेंस आपके पास इस प्रकार से गिवन होंगे, 2 ओम, दिस वन सपोज 4 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम हो सकता है, 3 ओम भी आपको गिवन हो सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 ओम गिवन है और यहाँ पे 10 ओम गिवन है। दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हाउ टू डू, अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल कोई एग्जाम में आता तो उसको कैसे करेंगे, तो हम बता दूं इसको P बोलते हैं इस टाइप के फॉर्म में, इसको Q बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं इसको R बोलते हैं, इसको S बोलते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, कभी भी इस प्रकार की फॉर्मेट आपको मिल जाती है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है दोनों एंड पे सेम हो जाता है और वहां से कोई करंट मूव नहीं करता, I जो होता है वहां पे 0 होता है इस केस में। अब होगा क्या, अब जैसे आप इसको चेक करेंगे यहाँ 2 बाई 4, this one 3 by 6, 1 by 2, 1 by 2, means both are same then bridge is balanced। तो यहाँ जो ये आर्म होती है इसको बेसिकली क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और दोबारा से इसको रीड्रॉ किया जाता है इस प्रकार से। अगर स्पेशल टाइप है पूछी जाती है, WSB बोलते हैं इसको, विटस्टोन ब्रिज, यहाँ से 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर आपके पास 3, फिर 6। अब इजिली आप कर सकते हैं, एक रास्ता ऊपर से जाने के लिए और एक रास्ता नीचे से है। ये दोनों सीरीज में कहलाते हैं जब एक पाथ में आते हैं, ये दोनों सीरीज में कहलाएंगे जब एक पाथ में आएंगे। ऊपर 6 होगा, नीचे 9 होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट अभी बताया था मैंने आपको। ऊपर देखो एक ही रास्ते में आते हैं, डायरेक्ट ऐड करेंगे 6 और यहाँ पे 9 है, 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 प्यारे बच्चों 15 होगा, तो यहाँ से 3 से आप इसको डिवाइड करें, 3 5 जा 32, ओके, दिस वन 18 बाई 5 ओम। पॉइंटों में अगर आप फाइंड आउट करना चाहे पॉइंटों में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये मेथड होंगे कुछ इस प्रकार से अगर न्यूमेरिकल आता है। अब हम कंप्लीट न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि सर इसको मतलब बिल्कुल डिटेल में अगर बात की जाए किस प्रकार से मतलब कि पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल की। यहाँ से मैं बैटरी भी अटैच करने वाला हूँ इसके साथ। इस प्रकार से कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं एमीटर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। दिस वन A1 आई एम राइटिंग हेयर, दिस वन A2 आई एम राइटिंग हेयर, ओके, दिस वन और बैटरी, दिस वन की, here also one emitter A, this one resistance I am taking here 4, here 6, here I am writing 0.4 ohm only, 0.6 you can write, 0.6 इजी हो जाएगा आपके लिए फाइंड आउट करना। तो इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई न्यूमेरिकल गिवन है तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा सर, हर एक बात मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कैसे इसको आप सोल्व करेंगे। 6 वोल्ट है। अब एग्जाम में क्या क्या पूछेगा मैं सभी पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ किस प्रकार से पूछा जाएगा और इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपसे बोलेगा कि एमीटर रीडिंग A1 A2, ओके। बी पार्ट में सपोज उसने पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सी पार्ट में पूछेगा पोटेंशियल अक्रॉस, आपके पास है 0.6 ओम रेजिस्टेंस पोटेंशियल, और वोल्टमीटर रीडिंग भी बोल सकता है ये अक्रॉस 4 ओम, अक्रॉस 6 ओम, इस प्रकार से पूछेगा। तो कैसे करेंगे उसको, किस प्रकार से उसका मेथड क्या होगा सर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं करंट कैसे मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जैसे यहाँ आएगा तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, तो 2 पार्ट में वो मूव करेगा। एक यहाँ से ऊपर से जाएगा करंट और यहाँ से इक्वल नहीं जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस सेम नहीं है, एक है 4 और एक है 6।
तो अब होगा क्या, पहले तो इनके रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लूं। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ से दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों पैरेलल में है 4 एज वेल एज 6, तो क्या आएगा दोनों का प्रोडक्ट 24 डिवाइड बाई देयर सम 10, तो ये बनेगा 2.4 ओम। अब इसके साथ तो सीरीज है 0.6 के साथ, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, नेट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 0.6 आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 ओम। ये वैल्यू आपके पास होगी 3 ओम। दिस इज द वैल्यू 3 ओम। अब बात करते हैं पूरे में करंट कितना दौड़ रहा है, सर कितना करंट इसमें चल रहा है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ करंट की वैल्यू के लिए ओम्स लॉ आप यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ क्लियर हुआ। सेकंड, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V जैसा कि दिख रहा है 6 है, I हम लोगों को फाइंड आउट करना, रेजिस्टेंस अभी फाइंड आउट किया लेटेस्ट, दैट इज 3। तो यहाँ से प्यारे बच्चों I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब ये करंट है जो यहाँ 2 एम्पियर मूव कर रहा है, तो करंट के बारे में जो एमीटर था इसकी वैल्यू हमने निकाली 2 एम्पियर। ओके इसी प्रकार A1 A2 के बहुत से मेथड है फाइंड आउट करने के। पहले मैं बता दूं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो V इज इक्वल टू IR आपको सिंपली यूज करना है, पोटेंशियल अक्रॉस 0.6, तो आपको पुट करना V इज इक्वल टू I इंटू आर। आई मतलब नेट करंट कितना चल रहा है, दैट इज 2 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस कितना 0.6, तो ये प्यारे बच्चों होगा 1.2 वोल्ट। ओके 1.2 वोल्ट, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1.2 वोल्ट होगा। अब दूसरा मेथड क्या है सर, यहाँ कैसे करंट निकालेंगे, तो मैं बता दूं आपको करंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। ये 1.2 है, फॉर एग्जांपल आपका इतना आ जाता है 1.2, टोटल 6 है, तो 6 में से इसको लेस करेंगे, बिकॉज पैरेलल में सेम होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, कोई अलग नहीं होता पोटेंशियल। ठीक है, अब नेट पोटेंशियल क्या होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे V जो हमने लिया है 6 गिवन है, ये हमने भी फाइंड आउट किया 1.2, और पैरेलल में सेम होगा, चाहे ऊपर का ले चाहे नीचे का, बिल्कुल सेम आएगा, कोई रिजल्ट डिफरेंट आएगा ही नहीं, पैरेलल में सेम होता है। तो यहाँ से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.8। 4.8 वोल्ट किसकी आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। अगर ये अब भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो और बहुत तरीके हैं समझाने के, अभी बताता हूँ मैं। जैसे आपको मैंने मेथड लास्ट टाइम इसका बताया था कि यहाँ करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर वाली लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे सर। यहाँ इसके अंदर आई अक्रॉस अगर 4 ओम फाइंड आउट करना है तो दूसरे का रेजिस्टेंस लिखा जाता है हमेशा 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है, सीख लेना सही बच्चे। डिवाइड बाय देयर सम इनटू करंट। करंट मींस वो करंट जो यहाँ आ रहा है, नेट करंट कितना था वो 2 एम्पियर। अब जैसे यहाँ 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके 6 2 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 10, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई 1.2। 1.2 एम्पियर यहाँ से वैल्यू आई इसकी। अगर पोटेंशियल की मैं बात करूँ अक्रॉस 4 ओम अगर मैं बात करता हूँ तो V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना 1.2 और आर कितना है 4, यहाँ से अगर इनकी मल्टीप्लाइंग कितना आएगा 4.8 वोल्ट। अब यहाँ से मैंने कितना लिखा था 4.8, तो इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे एग्जाम के अंदर उस मेथड से आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होता है, पूरे नंबर आपको इसके मिलते हैं, कोई सिंगल मार्क्स आपका डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मेथड अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करना और बच्चों को भी जरूर बताना आप। ओके तो ये अगर 4.8 है तो प्यारे बच्चों ये भी 4.8 ही होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम ही होगा, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है, करंट मत बोलना कि करंट सेम है। यहाँ 1.2 है, टोटल करंट था 2, 1.2 अगर ऊपर चला गया तो नीचे कितना आएगा, 2 में से लेस कर दो कितना आएगा 0.8 एम्पियर, तो नीचे भी करंट आ गया। सभी रीडिंग आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। V वोल्टेज अक्रॉस 4 कितना आया 4.8 वोल्ट, दिस वन आल्सो 4.8, इसके क्रॉस कितना है 1.2। ओके एमीटर A1 भी फाइंड आउट किया हमने, A2 भी फाइंड किया, A1 कितना 0.8 और ये कितना आपके पास 1.2। इस प्रकार से आप सभी इसके आंसर दे सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर एनर्जी, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए शाबाश, अब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, गेट खोल के आया हूँ, अभी लेटेस्ट आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, गर्मी तो है ही आपको सबको पता ही है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ, तो इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बोल तो आप सकते नहीं, गूंगे बैरे बने बैठे हो ना, तो कमेंट कर सकते हैं आप बाद में वीडियो देख के। लाइव है नहीं अभी, बाद में लाइव भी स्टार्ट करेंगे। अभी वैसे ही भाईचारा में पूरा स्टूडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोहन भाई साहब हैं, लिसो ऐप है, उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों की मदद करने के लिए मेरे लिए तत्पर हैं, बिना फ्री में अपना काम करते हैं।
तो ऐसे लोगों को सैल्यूट है, दिल से सलाम है ऐसे लोगों को। और मैं भी आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लाइक कमेंट शेयर दब के जम के करना है, ताकि अपनी वीडियो भी आगे चली जाए। आगे मतलब इन द सेंस कि सभी बच्चे इनको देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब देखिए नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक रेजिस्टेंस के बारे में बात हुई, रजिस्टिविटी के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हीट के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसके बारे में बताओ सर। तो जूल ने ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जूल ने इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में क्या बताया, उसने 3 फैक्टर बताए कि जो हीट किसी भी अप्लायंसेस के अंदर प्रोड्यूस होती है, किसी डिवाइस के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो मेनली 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। 1 फैक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है एग्जाम के अंदर। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, जितना करंट उसमें दौड़ेगा हीट उतनी प्रोड्यूस होगी। नंबर 2 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता है तभी हीट बनती है। नंबर 3 हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ टाइम है, ये टेम्परेचर नहीं लिखा है कोई बच्चा, टाइम है। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड किया हीट ने, तो कंबाइन जब इसको किया जाएगा तो यहाँ से कांस्टेंट किया आएगा, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आई स्क्वायर आर टी यू हैव टू राइट। ये हीट का फॉर्मूला है, हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला यही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। हीट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख सकते हो, सेम फॉर्मूला होता है, कोई चेंज नहीं होता। अब इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों आपको याद भी रखने हैं। एग्जाम के अंदर जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसके बेस पे आप करोगे, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर टी हमारे पास हो गया वी आई टी। अब बात करते हैं सर ये फॉर्मूले आए कहाँ से, हमें तो यही नहीं पता, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अभी इतना टाइम आपको नहीं है कि कैसे आए, देख लो यहाँ पे वर्क डन बाय चार्ज हमने पढ़ा था पोटेंशियल। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा प्यारे बच्चों, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब वी आई और करंट में चार्ज में क्या रिलेशन होती है, करंट में आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू की जगह आई इंटू टी, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या वी आई टी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से ये रिजल्ट कैसे बने, ओम्स लॉ यूज करो, वी इज इक्वल टू आई आर पुट करो, एक आई पहले से ही आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ वी पुट क्या था, अब आई की जगह पुट कर दो वैल्यू, वी इंटू आई की जगह क्या पुट कर दो, वी बाई आर। अब क्या बन जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। सभी फॉर्मूले यहाँ से डिराइव हो जाएंगे। ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ओके, टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है सॉरी, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अब फ्यूज में क्यों नहीं यूज करते उसको, फ्यूज में इसलिए नहीं यूज करते, फ्यूज किसका बना होता है आपके पास, लेड टिन अलॉय का बना होता है। उसका करंट रेटिंग एक फिक्स होती है, उससे ज्यादा जो करंट आएगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन फ्यूज अच्छा नहीं है, एमसीबी ज्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि एमसीबी क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो क्या होती है, करंट जैसा आएगा ना डाउन हो जाएगी, फिर दोबारा उसको उठा सकते नहीं तो फ्यूज बार बार उड़ता रहेगा, मार्केट में जाएंगे फिर नया लेके आएंगे, तो समस्या है यहाँ पे एक। तो ये था हीटिंग के बारे में, हीट एनर्जी के बारे में। पावर की जब बात करें हम कि पावर क्या होती है, तो पावर प्यारे बच्चों जैसे हम पढ़ते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी प्रकार से पावर इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस। ओके, एनर्जी लॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, कितनी एनर्जी लॉस करेगा पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। पावर को पी से लिखते हैं, और इसका भी मैं यूनिट बताना भूल गया, एनर्जी की यूनिट वैसे आपके पास क्या होती है, जूल होती है। एक कैलोरी में भी इसकी यूनिट होती है, तो ध्यान रखना जो कैलोरी और जूल में रिलेशन है, 1 कैलोरी जो आपके पास होती है वो होती है 4.2 जूल। 4.186 भी होती है, लेकिन ये याद आप याद रख लेंगे, 4.186 जो होगी उसमें न्यूमेरिकल थोड़ा और लंबा चला जाता है, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ठीक है, आसान है, नंबर भी फुल मिल सकते हैं आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, ये रिलेशन होती है। ओके, धीरे धीरे राइटिंग भी साफ होती जा रही है मेरी इस बोर्ड पे। तो पावर क्या होती है, पावर होती है बेसिकली एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, यू कैन राइट वर्क बाय टाइम, हीट बाय टाइम, ये सभी क्या होती है, पावर होती हैं। और पावर की जो यूनिट होती है वोट होती है, डब्ल्यू से लिखते हैं इसको, किलो वोट, मेगा वोट, गीगा वोट, इस प्रकार से लिख सकते हो, किलो मेगा गीगा। अब ये वैल्यू होती कितनी है मैं आपको बता दूं, किलो जो होता है वो 10⁻³ होता है, मेगा जो होता है 10⁻6 होता है, और जो गीगा होता है 10⁻9 होता है। इस प्रकार से एक इसकी यूनिट होती है बहुत ही शानदार, वो होती है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वॉट। और इसमें भी एक रिलेशन होती है, इसकी कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है kWh, और 1 kWh जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये कमर्शियल यूनिट होती है इसकी kWh।
तो ये सब इसके बारे में था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की अगर बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक बार वीडियो जरूर देख लेना, विजिट जरूर कर लेना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं किस प्रकार से उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर इसके बारे में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है आपके पास, अगर डिफरेंट है सर, फैन भी काम कर रहा है, साथ में बल्ब भी काम कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड भी काम कर रहा है और भी काम कर रहे हैं, सबका आप अलग अलग निकाल दो, ऐड कर दो, प्लस कर दो, सेम आंसर आएगा। कोई आपके मार्क्स डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। अब फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेज। पहले तो आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने, कितने नंबर ऑफ डेज हैं। ओके, फिर है नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ एप्लायंसेस, कितने डिवाइस वहां पे काम करें, एक है, दो है, तीन है, उतना ही लोड आएगा उसके अकॉर्डिंग। सॉरी, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे आप। इनटू पावर, पावर किसके अंदर होगी, डब्ल्यू के अंदर, मींस वॉट के अंदर। फिर होगा टाइम, टाइम किसके अंदर होगा, आवर के अंदर। और डिवाइड करेंगे इसको 1000 से। 1000 से क्यों करते हैं, बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है, किलो बनाने के लिए इसको, नहीं तो आंसर वॉट आवर में आएगा। ये जो भी आंसर आएगा KWH में आएगा। ओके, फिर जितने भी कॉस्ट दे रखी है यूनिट की, उससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको। बेसिकली 3 रुपए हैं, 4 हैं, 5 है, जितने भी रुपए देगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका बिल आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कितने रुपए लगे। ओके, सो ये था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मैग्नेट चैप्टर के बारे में कि सर मैग्नेट में क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में बताओ। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब बिल्कुल इसकी एक एक चीज डिटेल में तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की भी नहीं बता पा, लेकिन जितना मेरे से हुआ मैंने कोशिश की है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, नहीं तो वीडियो इनके पार्ट पार्ट बनाएंगे ना तो बिल्कुल इजीली एक एक चीज आपको क्लियर भी हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है, ये कहता है कि जैसे हीट प्रोड्यूस हुई करंट देने से, उसी प्रकार से क्या होता है मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है कोई बॉडी, अगर उसमें करंट दिया जाता है उसकी वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। ओके, वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया, ओस्टेड ने किया था 1820 में। उसने बताया कि भी किस प्रकार से क्या ये चमत्कार हुए, किस प्रकार से। अब मैं बता दूं आपको, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ओस्टेड ने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, क्या उसने बताया। अब जब ओस्टेड जी जो थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 1820 की बात है, 1820 से पहले लोग ये मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच है और मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच है। फिर उस बंदे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट जब कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंट इसका नहीं कर रहा था बाय द वे, तो कर रहा था कि नीडल रखी हुई थी नीचे, तो नीडल हिलने लग गई वो। अब यहाँ हमारे देश में होता तो उसके दाने चढ़ा देते, पूजा करने लग जाते, जय हो इंद्र देवता, जय हो भगवान जी, ये वो। तो इस प्रकार से है वहाँ, वो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट दिमाग होने लगा। हालांकि बहुत ही अच्छी चीज है, मैं खुद भगवान को मानता हूँ, भगवान है सबसे शक्तिशाली। ठीक है, अब हुआ क्या, वहां पे जैसे नीडल ने मूवमेंट की तो उसने इलेक्ट्रिसिटी को फिर क्या किया, टर्मिनल चेंज किया उसने, बैटरी के टर्मिनल चेंज किए, फिर से डिफ्लेक्शन हुई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जब उसने स्विच को ऑफ कर दिया फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। मतलब ये चमत्कार इस प्रकार से हुआ, उसने कहा कि एक करंट की वजह से दूसरे के अंदर मतलब नीडल हिलने लग गई। एक नीडल लोहे की बनी हुई थी, लोहे की जो नीडल है उसको कौन मूव करवा सकता था, मैग्नेट। ठीक है, वहां पे कोई और तो मैग्नेट लेके आया नहीं, तो मैग्नेट किसने बनाया, वो करंट ने। तो यहाँ से आइडिया उसके दिमाग में, उसने बताया कि जब भी कोई वायर है आपके पास, उस वायर में से अगर करंट मूव करेगा तो वो क्या करेगा आपके पास, उसके अंदर जो नीडल जो रखी हुई नीचे, जैसे इस प्रकार से मैंने यहाँ पे टर्मिनल लगा, ये की है आपके पास, ये यहाँ पे एक रियोस्टेट बना रहा हूँ मैं, तो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे एक नीडल थी इस प्रकार से, ठीक है, नीडल का नॉर्थ था, ये साउथ था, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड था। अब हुआ क्या, जैसे ही करंट स्विच ऑन किया गया, करंट यहाँ मूव किया, तो नॉर्थ पोल जो था इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्शन का वो भी मैं इसको बताऊंगा। जब इसके अंदर क्या हुआ, जब इसके अंदर टर्मिनल बदल दिए गए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तब डिफ्लेक्शन हुई अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ से इसने एक रूल भी दिया और स्ट्रेटजी ने, उस रूल को बोलते हैं स्नो रूल। अब स्नो रूल का मीनिंग क्या है, स्नो रूल बताता है क्या, स्नो रूल ये बताता है, इफ इन ए वायर करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओ का मतलब over the magnetic needle, the north pole of the needle will deflect towards west। ये था स्नो रूल यहाँ से जो इसने दिया। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में बता दूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या है। मैग्नेटिक फील्ड स्पेस अराउंड द मैग्नेट, किसी मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, वो एरिया जहां तक वो दूसरे मैग्नेट को लेके आए, या तो उसको अट्रैक्ट करे या उसको रिपेल करे। अगर कोई अट्रैक्शन रिपल्सन शो ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है भी नहीं।
तो ये होता है मैग्नेट के बारे में कि सराउंडिंग में जितना भी आपके पास है किसी मैग्नेट को एलोय से बनी हुई चीज है, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल है, उनको अट्रैक्ट करेगा तभी तो उसको बोलेंगे कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, कोई ताकत है, कोई पावर है। नहीं तो बोलेंगे कुछ भी नहीं है वहां पे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस कि ये हमारा फील्ड है सर, ये हमारा घर है, वो फील्ड है, आपका रीजन है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये रियल नहीं होती, इमेजिनरी लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और बेसिकली इमेजिनरी लाइंस। अब ये कैसे चलती है? नॉर्थ से चलती है साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ। याद कैसे रखेंगे? ये सिंपल सा आइडिया है, 10th क्लास में एग्जाम होता है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। यहाँ आप याद रखोगे नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नल। फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नल। बाहर तो होती है नॉर्थ से साउथ, तो साउथ पे जाए खत्म हो जाते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो साउथ पे ऐसे 90 डिग्री पे तो एंटर करेंगी, फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। और अंदर भी आते हैं, वो अंदर भी चलती हैं। कहाँ से कहाँ चलती है? लेकिन साउथ से नॉर्थ। ध्यान रखना किस प्रकार चलती हैं वो, इस प्रकार चलती हैं कि बाहर तो उनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, और अंदर की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, बिल्कुल उसके अपोजिट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? पहली बात तो ये दो फील्ड लाइन कभी आपस में कट ही नहीं कर सकती जिंदगी में कभी भी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू टेंजेंट मींस टू डायरेक्शन एट ए सिंगल पॉइंट, दैट इज नेवर पॉसिबल। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हुई। दूसरी बात, टेंजेंट अगर कहीं ड्रॉ कर दिया जाएगा या फिर छोटे छोटे कंपास होते हैं वो वहां रख दिए जाएंगे, वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे अलाइंग हो जाएंगे वही डायरेक्शन होगी मैग्नेट। टेंजेंट क्या होता है सर? जो बाइक होती है ना बिना मडगार्ड की, कीचड़ बारिश के दिनों में जो पीछे पूरी शर्ट पे लग जाता है वो टेंजेंट होता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट ये डायरेक्शन यहाँ ये है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अगर बनाएंगे तो इस प्रकार से टेंजेंट बनता है, दैट इज टेंजेंट। ओके, ये तो इसके बारे में क्लियर हुई ये बातें। और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे आपके पास, एक तो क्राउडिंग जो होगी फील्ड लाइन की वो हमेशा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगी। क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे क्राउडिंग होती है इसके पास में, और नॉर्थ और साउथ पोल के पास फील्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। जितना दूर जाते जाएंगे अवे जाते जाएंगे फील्ड उतना ही वीक हो जाता है। ओके, लाइक पोल रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे, इतना सभी को पता है। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेट के बारे में बात हुई हमारे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सोलेनोइड क्या होता है सर, इस केस में क्या कुछ होगा। सोलेनोइड क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक वायर होती है, वायर मेड अप ऑफ कॉपर, वेल इंसुलेटेड। वेल इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? टर्न जो होते हैं उसको इंसुलेट करते हैं, और ये हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, इसको सोलेनोइड बोलते हैं। This is called solenoid. Solenoid is basically copper wire well insulated from each other, wound in the form of helix such that its length is so much larger as compared to diameter. अब क्या करते हैं, जैसे इसके टर्मिनल को यहाँ पे अगर अटैच कर दिया जाएगा आपके पास सपोज बैटरी से, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस आप लोगों ने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी और इसने किसकी तरह काम कर दिया? मैग्नेट की तरह काम कर दिया, क्योंकि उस्टर ने बताया ही था कि जैसे करंट जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब जैसे यहाँ से जाएगा तो इस प्रकार से करंट इसके अंदर मूव करेगा, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा ये। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी दी और इसने मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। यहाँ पे डिफरेंस भी है इनके अंदर। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? यहाँ से एक फॉर्मूला आता है म्यू नोट एन आई बाई एल। एन है नंबर ऑफ टर्न, आई है करंट, और एल है लेंथ मीन स्पेसिंग। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगी। ये टर्न है आपके पास 1 2 3 4 5 6, 20 है, 2 आपके पास फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात, यहाँ पे करंट जितना ज्यादा अगर बैटरी के द्वारा दिया जाएगा फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। दो बातें। तीसरी बात, एयर गैप। एयर गैप इज बेसिकली दिस गैप, अगर ये गैप जितना कम होगा टर्न के बीच में फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगर इसके बीच में कोई सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दी जाए तो उससे भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से बात समझ में आई। अब यहाँ से मैं बात करूँ कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें बार मैग्नेट, और एक जगह मैं लिख रहा हूँ बार मैग्नेट और एक जगह मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि दोनों में जो आपके पास है कि सर किस प्रकार से यहाँ पे इनके अंदर डिफरेंस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में बार मैग्नेट पहले बात है परमानेंट मैग्नेट को बोलते हैं, परमानेंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है आपके पास?
टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है। दूसरा परमानेंट के ना टर्मिनल यू कांट चेंज, टर्मिनल चेंज नहीं किए जा सकते, फिक्स है। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप चेंज कर सकते हो पोलैरिटी। किस प्रकार चेंज करोगे, बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दो, पोलैरिटी नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ। तीसरी बात, ये जो बार मैग्नेट होता है इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। लेकिन अगर बात करें इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसके अंदर फिक्स नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, हम उसके हिसाब से मान लिया इसकी जो हमारे पास वैल्यू है कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर करंट ज्यादा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, करंट कम देंगे तो कम हो जाएगा। एक मिनट, हेलो, हाँ होगी भाई साहब, आ जाओ। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे किस प्रकार से वेरिएशन आता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तीसरी तीन बात क्लियर होगी कि ये टेम्परेरी होता है, इसके अंदर चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस होते हैं पावर मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ईएमआई। ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कहता है कि आपके पास जब भी मैग्नेट की पोजीशन चेंज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट बनता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई कॉइल यहाँ पे यूज करता हूँ, इस प्रकार से कुछ भी अटैच नहीं किया, बैटरी वगैरह, ये गैल्वेनोमीटर है जो जीरो डिफ्लेक्शन देता है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे मैग्नेट लेके आऊंगा नॉर्थ साउथ, जैसे इसके पास लेके आऊंगा एकदम से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। सपोज ने ऐसे डिफ्लेक्शन दे दी, मीन्स इसके अंदर करंट बना है थोड़ा सा। किसकी वजह से बनता है, हमेशा चेंज होने की वजह से, मोशन की वजह से। अगर मैं इसको मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तब भी डिफ्लेक्शन देगा, तब भी करंट बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेट को एक जगह पे लाके छोड़ दूंगा ना, स्टेशनरी कर दूंगा, तो कुछ भी नहीं बनेगा। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक रूल लगता है राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल। यहाँ पे अगर करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ले, पी पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे क्या होगा, कैसे निकालेंगे मैं बता दूं। किस प्रकार से, ये राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन में थंब होगा और जिस भी पॉइंट पे पूछे ना, बंद कर देना है इसको, कर्वेचर को। जैसे बंद करेंगे ना, क्लोजिंग साइड होगी, यहाँ पे क्लोजिंग साइड अंदर की तरफ बंद होगा, तो इसकी जो आएगी ना आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज लिखोगे आंसर, इनटू द पेज। अगर इसी पॉइंट पे क्यू पे पूछा जाए तो वही आपके पास करंट है, और किसको क्या करोगे, ऐसे बंद करेंगे तो बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर यू कैन राइट, और अवे फ्रॉम द बोर्ड, अवे फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से अवे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे, इसके बारे में हमने बात की मैग्नेट के बारे में, किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक लास्ट रूल मैं बता दूं आपको, वैसे तो क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट ले रहा हूँ, मैं सपोज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो किस प्रकार से आप यूज करोगे कि भी करंट की क्या डायरेक्शन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये राइट हैंड आप यूज करेंगे, तो आपके पास किस प्रकार से बताएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है और करंट आपके पास नीचे है, तो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा, अंदर की तरफ है इनवर्ड, तो इनटू द पेज इसका आंसर आ जाएगा, इनटू द पेज। अप्लाई करना सीखें थोड़ा। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है फादर मदर चाइल्ड। फादर, फोर्स की डायरेक्शन पूछिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट की दे रखी है, दो आपको गिवन होगी, थर्ड आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सीरीज पैरेलल पता है अगर हो, मैं वैसे पैरेलल ही यूज करते हैं ताकि अलग अलग स्विच हो, ये नहीं कि एक बटन ऑन किया और सारे करके पंखे चलने लगे, ये होता है सीरीज, ये बड़ा कॉस्टली होता है। अगर बाई चांस हमें एक जगह जरूरत है फैन की, तो सभी फैन ऑन हो जाएंगे अपने आप, तो उससे घर पे बिजली का बिल भी आएगा, और वैसे भी तुम घर पे अगर खाली छोड़ देते हो, बाहर चले जाते हो, तो घर वाले पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको पता है, तो इनके बारे में हमने बात की। अगर आपका ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा, ये वीडियो थी इसका फर्स्ट पार्ट, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी पूरी फिजिक्स 10th की। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो गया, इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना, कॉपी पेन लेके बिल्कुल बैठ के, कि आमने सामने बैठे हैं सभी बच्चे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, जो भी हमारे टॉपिक हैं सिलेबस के, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो कल ही हम ऐसा कर देंगे, कल ही वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।